मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुजय कुमार आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग मुगल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे पिछले वीडियो में आपने मुगल शासन का भाग 1 जाना। बच्चों, चूंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बच्चों, आप वीडियो को पूरा देखें और इसके मुख्य मुख्य बातों को आप अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर नोट करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको मदद मिल सके। बच्चों, आज की इस वीडियो के पहले आपको मैंने मुगल शासन का एक और वीडियो दिया था, जो आप शायद देख लिए होंगे। अगर किसी ने, आप सबों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का भाग 1 मिल जाएगा। मुगल शासन का भाग 1 आप देख लीजिएगा, क्योंकि हर भाग एक दूसरे से रिलेटेड होता है। इसलिए बच्चों, आप कोशिश कीजिएगा कि आप भाग 1 देख लें, उसके बाद भाग 2 को देखें, जिससे कि आपको ये जानकारी मिल सके और मुगल शासन की पूरी जानकारी आप तक पहुंचे, ताकि आप परीक्षा में अच्छी तरह से कर सकें और इस पाठ से पूछे गए प्रश्नों का बखूबी आप आंसर दे सकें। ठीक है बच्चों, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोग जहांगीर का शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर अपने पिता की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। वह अपने जीवन में अब्दुल रहीम खान खाना से सर्वाधिक प्रभावित था। न्याय की जंजीर के लिए वह इतिहास में प्रसिद्ध है। बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। प्राय परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल शासक को जाना जाता है, तो आप लोग जहांगीर का नाम देंगे। उसने उन्हीं प्रदेशों को जीतने पर बल दिया जिसे अकबर पूर्णतः विजित नहीं कर पाया था। कहने का मतलब है बच्चों कि सर्वप्रथम जहांगीर ने उन क्षेत्रों पर अपना फोकस किया जिन क्षेत्रों को इनके पिता अकबर ने जीत नहीं पाया था। जहांगीर ने ही सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उसे मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। उसके शासनकाल में ही ब्रिटिश कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस्रो भारत आए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां, जिसका दूसरा नाम मेहरून निशा था। जहांगीर के दरबार एवं शासन व्यवस्था पर नूरजहां का काफ़ी प्रभाव था। मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था को कायम रखने में जहांगीर सफल रहा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग शाहजहां के बारे में जानेंगे। बच्चों, शाहजहां का जो शासनकाल था वो 1627 से 1658 तक था। बच्चों, शाहजहां जहांगीर का उत्तराधिकारी बना। शाहजहां के राज्यारोहण से मुगलों की दक्षिण नीति का नवीन युग आरंभ हुआ। अहमदनगर का बड़ा हिस्सा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। बच्चों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वास्तुकला के दृष्टिकोण से शाहजहां का शासनकाल मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। बच्चों, शाहजहां का जो शासनकाल में वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई। शाहजहां ने वास्तुकला पर बहुत अधिक ध्यान दिया। आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चे, ताजमहल कहाँ है तो आगरा में है, लाल किला कहाँ है तो दिल्ली में है, और जामा मस्जिद कहाँ है वो भी दिल्ली में ही है। तो इस तरह बच्चों, हम लोगों ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान
ये जानकारी प्राप्त की कि शाहजहां ने वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की थी। यानी शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर दिए हैं वो आज भी हमारे पास हमारे देश में मौजूद हैं। लोग ऐसे दर्शनीय स्थलों को देखने जाते हैं। और बच्चों, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब हमारे देश की बहुत ही सुंदर धरोहर है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे जानेंगे औरंगजेब के बारे में। बच्चों, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। मुगलों में औरंगजेब अंतिम पराक्रमी शासक था। सामूगढ़ की विजय एवं आगरा किले पर कब्जे के बाद उसने दिल्ली में अपना प्रथम राज्याभिषेक कराया। जब वह बादशाह बना तो उसके पिताजी भी जीवित थे। औरंगजेब ने अपने सैन्य अभियानों के तहत बीजापुर और गोलकुंडा को जीत लिया। औरंगजेब को सिखों, जाटों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में 2.5 दशक तक जूझता रहा। कहा जाता है कि यही दक्षिण भारत औरंगजेब का कब्रगाह साबित हुआ। यानी इस दक्षिण भारत के युद्धों में औरंगजेब को बहुत क्षति हुई। बच्चों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। उसके शासनकाल में 34% मनसबदार हिंदू थे। बच्चों, आप लोग सभी के शासनकाल में जो जो महत्वपूर्ण बातें आ रही है उसको आप अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लें, ताकि आप परीक्षाओं में आप इसका आंसर दे सकें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग शेर शाह सूरी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शेर शाह सूरी के उदय के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, शेर शाह सूरी का उदय देखिए। शेर शाह सूरी का उदय सन 1540 से 1545 के बीच हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सासाराम, जो बिहार में है, के जागीरदार थे। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खान की उपाधि दी थी। शेर शाह को शेर खान की उपाधि दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने दी थी। बड़ी फुर्ती एवं बहादुरी से शेर शाह ने शेर को मार गिराया था। तब से शेर शाह को शेर खान के नाम से भी जाना जाने लगा। शेर शाह अरबी, फारसी का अच्छा ज्ञान रखता था। उसने प्रशासन की जानकारी पिता की जागीर के प्रबंध से प्राप्त किया था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सासाराम का जागीरदार बना। अपनी सैन्य प्रतिभा की बदौलत 1529 में वह बिहार का शासक बना। तो बच्चों, शेर शाह भी एक बहुत ही
अब हम लोग शेर शाह के उदय के बारे में जानें। अब शेर शाह के प्रशासन के बारे में हम लोग जानेंगे। शेर शाह का केंद्रीय प्रशासन राजा के कल्याण की भावना से प्रेरित था। वह सभी विभाग के कार्यों को स्वयं देखता था। उसके मंत्री स्वयं निर्णय नहीं ले सकते थे, वे केवल राजा की आज्ञा का पालन करते थे। यानी मंत्री वही काम करते थे जो शेर शाह कहता था। वे शेर शाह को केवल सलाह दे सकते थे, परंतु उसे मानना या न मानना ये तो शेर शाह पर निर्भर था। प्रत्येक विभाग की छोटी सी छोटी रिपोर्ट को स्वयं पढ़ता था। उसका प्रशासन केंद्रीय एवं प्रांतीय शासन व्यवस्था में बांटा हुआ था। प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पुरोगामी माना जाता है। शेर शाह स्वयं सैनिकों की भर्ती करता था। उसने सैनिकों की हुलिया रखने तथा घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः चलाई। सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। उन्हें राज्य के विभिन्न भागों में रखा जाता था। उसने किसानों को भूमि का पट्टा दिया, जिसमें भूमि का क्षेत्रफल, स्थिति, प्रकार और मालगुजारी दर्ज रहती थी। शेर शाह के शासनकाल में लगान, नगद या जिन्स मतलब अनाज भी दिया जाता था। शेर शाह एक न्यायप्रिय शासक था। वह प्रत्येक बुधवार की शाम को स्वयं निर्णय करने बैठता था। काजी असैनिक मुकदमों का निर्णय करते थे। गांव के मुकदमे ग्राम पंचायतों द्वारा निपटाए जाते थे। शेर शाह ने सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं चलाई थी। शेर शाह के समय 23 टकसालें थी। उसकी मुद्राएं वृत्ताकार तथा वर्गाकार होती थी। सिक्कों पर अरबी लिपि में शेर शाह का नाम, पदवी और टकसाल का नाम अंकित रहता था। कुछ मुद्राओं पर शेर शाह का नाम देवनागरी लिपि में भी अंकित रहता था। शेर शाह के प्रशासन की एक महान उपलब्धि सड़कों तथा सरायों का निर्माण करना था। बच्चों, शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारी सरायों और सड़कों का निर्माण करवाया था। उसने राजधानी तथा मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कराया। इससे साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के साथ व्यापार और आवागमन की भी उन्नति हुई। उसने कोलकाता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, जिसे हम लोग जीटी रोड भी कहते हैं। झारखंड से भी यह सड़क गुजरती है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जैसा कि आप ध्यान देंगे, शेर शाह ने मार्गों में प्रत्येक 2 कोस पर एक सराय का निर्माण कराया। शेर शाह की इन सड़कों तथा सरायों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। शेर शाह एक कुशल प्रशासक था। वह स्वयं विद्वान था और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। सैनिक तथा अन्य क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां काबिले तारीफ है। उसे प्रशासन के लिए करीब 5 वर्षों का ही समय मिला।